हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रेनेसा एलिजाबेथेनेस को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अर्ली रेनेसा को देखा था। तो इसके पहले हम लोग 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग से हमने कवर किया है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, अर्ली रेनेसा। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज आपका रेनेसा का है, एलिजाबेथेनेस को हम पूरा कवर करेंगे। ओके, रेनेसा आपका बहुत वास्ट पीरियड रहा है। तो इसको हम लोग हर एक फेज़ को 5 फेज़ में है, तो हर एक फेज़ को अलग अलग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट फेज़ अर्ली रेनेसा को पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में एलिजाबेथेनेस को डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट वाइज आपका आएगा, तो जिससे आपको कुछ भी आपका छूटे नहीं, हर एक पॉइंट को कवर कर लिया जाए। होपफुली क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो। ओके, आज आपका पूरा एलिजाबेथेनेस को हम कवर करेंगे। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। लेट्स स्टार्ट। सो एलिजाबेथेनेस 1558 टू 1603। एलिजाबेथेनेस 1558 टू 1603 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नेम पर ही इस एज का नाम है। और टाइम ड्यूरेशन 1558 टू 1603, विच इज़ यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। गोल्डन एज लिटरेचर कहा जाता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हु रूल्ड इंग्लैंड इन फ्रॉम 1558 टू 1603। वहीं का नाम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1558 से 1603 तक इंग्लैंड पर यहाँ पर राज किया है। ओके, और उनके राज में इंग्लैंड ने एक्सपीरियंस किया। इंग्लैंड में एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली देखने, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली, रिलीजियस पीस मिला, खुशहाली मिली देखने को, रिलीजियस पीस, शांति मिली, मैरीटाइम एक्सपेंशन, समुद्री फैलाव जो हो गए, और लिटरेचर और आर्ट्स का ऐसा विकास देखने को मिला जो कि पहले कभी नहीं यहाँ पर मिला देखने के एलिजाबेथन एज में। ओके, तो एलिजाबेथन एज आपका गोल्डन एज कहलाता है। एलिजाबेथन एज रिप्रेजेंट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। एलिजाबेथन एज जो है वो आपका हाईएस्ट पॉइंट है आपके रेनेसा पीरियड का। Spirit of humanism, patriotism, optimism, adventure and individualism reached its fullest expression। इस समय जो आपका रेनेसा का एलिजाबेथन एज जो है वो पीक पॉइंट रहता है, हाईएस्ट पॉइंट है। एंड ह्यूमनिज्म, देशभक्ति हो गई, ऑप्टिमिज्म, एडवेंचर हो गया, इंडिविजुअलिज्म हो गया की भावना पूरी तरह से यहाँ पर हमें सामने खुलकर आती है। लिटरेचर रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ऑफ द इंग्लिश पीपल। ओके, और यहाँ पर लिटरेचर में इंग्लिश पीपल है, इंग्लिश लोगों का कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी यहाँ पर हमें पूरी तरह से झलकती है, दिखाई देती है। ओके, ये हमारा था एलिजाबेथन एज, जिसको हम गोल्डन एज कहते हैं। अब हम इसके हर एक बैकग्राउंड को, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी सब कवर किया, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर एक पॉइंट को अलग अलग कवर करते चलेंगे। ओके, तो चलिए एलिजाबेथन एज में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एलिजाबेथन एज क्या है आपके हेनरी एट, एडवर्ड सिक्स एंड मैरी फर्स्ट के उथल पुथल भरे राज के बाद यहाँ पर सामने आया। आपका कब आया? जब एलिजाबेथ फर्स्ट जो है गद्दी पर, थ्रोन पर बैठी 1558 पर। ओके, इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी, और इंग्लैंड में कई सालों तक वहाँ पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता थी और धार्मिक झगड़े देखे चल रहे थे। उस समय फिर आपके 1558 में आपकी एलिजाबेथ फर्स्ट जो है गद्दी पर आई हैं। ओके, 1558 में एलिजाबेथ 45 ईयर्स रेन ब्रॉड पीस एंड allowing literature, education, commerce, science and exploration to flourish। जो 45 साल तक इनका टाइम रहा है, शासन किया है। और यहाँ इस समय क्या है, पीस, स्टेबिलिटी, allowing literature, education, commerce है, साइंस है, एक्सप्लोरेशन और टू फ्लोरिश, ये सब चीज़ें जो एक्सप्लोरेशन को फलने फूलने का यहाँ पर मौका मिला है, चीज़ में यहाँ पर उन्नति देखने को मिली है। ओके, इंग्लैंड इमर्ज्ड एज वन ऑफ द यूरोप स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस। और इस समय क्या है आपका इंग्लैंड यूरोप के सबसे मजबूत देशों में से एक बनकर उभरता है। ओके, एंड लैंडमार्क इवेंट क्या है इस समय का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लैंडमार्क इवेंट था इस समय का डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा इन 1588। और 1588 में स्पेनिश आर्माडा की जो हार थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था उस समय आपके इंग्लैंड के पक्ष में। उस समय क्या था, स्पेन उस समय यूरोप की सबसे बड़ी नेवी ताकत थी। एंड इंग्लैंड्स विक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इट एज अ डोमिनेंट मैरीटाइम नेशन एंड स्ट्रेंथेंड नेशनल प्राइड। और इंग्लैंड की जीत ने उसे एक ताकतवर समुद्री देश के तौर पर यहाँ पर स्थापित किया। याद रखिएगा, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा इन 1588 में एक उस समय यूरोप की सबसे बड़ी नेवी ताकत थी। इंग्लैंड ने हराकर, स्पेन को हराकर यहाँ पर एक ताकतवर समुद्री देश के तौर पर स्थापित होता है यहाँ पर इंग्लैंड आपका। और यही चीज़
जो है आपकी देश के गर्व को बढ़ाती है। एंड द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म इज रिफ्लेक्टेड थ्रू आउट एलिजाबेथन लिटरेचर। और यही देशभक्ति की भावना जो है एलिजाबेथन एज के समय के जो साहित्य लिटरेचर में भी हमें दिखाई देती है। ओके, तो ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ये आपका। कई उथल पुथल जब राज चल रहे थे, उसके बाद जब एलिजाबेथ गद्दी पे आई हैं इंग्लैंड पर, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मिली है, प्रोग्रेस मिली है देखने को। एंड जो आपकी इंपॉर्टेंट घटना थी 1588 की डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्माडा, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है देख लेते हैं। क्यों एलिजाबेथ फर्स्ट एक समझदार, काबिल शासक थी, कैपेबल रूलर थी वो। द मोनार्की व्हाइल मेंटेनिंग द सपोर्ट ऑफ हर पीपल, उन्होंने अपने लोगों का सपोर्ट बनाए रखते हुए राजशाही मोनार्की को भी यहाँ पर मजबूत किया। हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उस समय कैसे स्टेबिलिटी थी, क्या गवर्नमेंट ने दिखाया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई देती है उस समय। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा एफिशिएंट था। एंड एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड का बढ़ना, ये सब चीज़ें प्रोग्रेस के उसमें आई। ग्रोथ ऑफ द नेवी का बढ़ना, इनकरेजमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन, और एक्सप्लोरेशन और कोलोनाइजेशन को बढ़ावा मिला। तो इस तरह से आपके एक्सपेंशन यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक्सप्लोर सच एज सर फ्रांसिस ड्रेक एंड सर वॉल्टर रे एंड सर हम्फ्री गिलबर्ट एक्सपेंडेड इंग्लैंड्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सर फ्रांसिस ड्रेक, सर वॉल्टर रेले एंड सर हम्फ्री गिलबर्ट जैसे एक्सप्लोरर्स ने दुनिया भर में इंग्लैंड का असर यहाँ पर बढ़ाया। These discoveries broadened people's imagination and inspired literary creativity। और जो ये सब आपकी इन्वेंशन हुए, खोजों के ने लोगों की कल्पना को बड़ा किया और लिटरेरी क्रिएटिविटी को यहाँ पर इंस्पायर किया। एंड एलिजाबेथन कोर्ट कल्चर का सेंटर बन गया, जहाँ पर पोएट्स हो गए, आपके ड्रामेटिस्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, स्कॉलर्स हो गए, को रॉयल प्रोटेक्शन भी मिला। ओके, तो ये समय आपको काफ़ी पॉलिटिकली भी आपको डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला। एलिजाबेथन एज जो कि आपका गोल्डन एज कहा जाता है। रिलीजियस इंप्रूवमेंट देखिए, बैकग्राउंड क्या था उस समय। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिजाबेथन अचीवमेंट्स इज एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट 1559। सबसे एलिजाबेथ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक एलिजाबेथ रिलीजियस सेटलमेंट 1559 का था। उन्होंने क्या किया, शी एस्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड एज अ मॉडरेट प्रोटेस्टेंट चर्च, अवॉइडिंग द एक्सट्रीम पॉलिसीज ऑफ बोथ रोमन कैथोलिक्स एंड रेडिकल प्रोटेस्टेंट्स। तो उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड का एक मॉडरेट प्रोटेस्टेंट चर्च के तौर पर शुरू किया, चर्च ऑफ इंग्लैंड को, और जिसमें कि रोमन कैथोलिक और रेडिकल प्रोटेस्टेंट दोनों की एक्सट्रीम पॉलिसीज से बचा गया। ओके, तो यहाँ पर एक जो उन्होंने रिलीजियस सेटलमेंट किया, क्या किया था इसमें कि उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को एक मॉडरेट प्रोटेस्टेंट चर्च के तौर पर शुरू किया, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक्स और रेडिकल प्रोटेस्टेंट दोनों को एक्सट्रीम पॉलिसीज से यहाँ पर बचाया गया है। ओके, एंड हालांकि धार्मिक तनाव यहाँ उस समय जारी रहे, रिलीजियस टेंशन वहाँ पर उस समय कंटिन्यू थी, बट इंग्लैंड में पिछले दशकों की तुलना में ज़्यादा धार्मिक शांति इस समय देखने को मिलती है। दिस स्टेबिलिटी अलाउ राइटर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लिटरेचर रादर देन रिलीजियस कंट्रोवर्सीज। तो इस समय क्या है, इस राइटर्स को धार्मिक वादों के बजाय साहित्य पर ध्यान देने की यहाँ पर इजाज़त देती है कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं, रिलीजियस कंट्रोवर्सी पे नहीं फंसे वो, उन्होंने लिटरेचर पर फोकस किया। द रेनेसां स्पिरिट इनकरेज पीपल टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल beliefs and explore new ideas about religion, morality and human nature। ओके, और रेनेसां की भावना ने लोगों को पारंपरिक मान्यताएं हो गए, ट्रेडिशनल बिलीफ्स जो उनके हो गए, और पर सवाल उठाने और नैतिकता और इंसानी स्वभाव के बारे में नए विचारों को खोजने के लिए इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। ओके, सोशल बैकग्राउंड देख लीजिए। सोशल बैकग्राउंड एलिजाबेथनिज्म में उस समय क्या था, मार्क्ड प्रॉस्पेरिटी, ऑप्टिमिज्म एंड रैपिड सोशल चेंज थे उस समय, खुशहाली थी, आशावाद और तेज़ी से सामाजिक बदलाव से आपका एलिजाबेथनिज्म पहचाना जाता है। एंड जो आपका मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग व्यापार और वाणिज्य के जरिए तेज़ी से अमीर हो गया, वो उस पर भी आपका असर देखने को मिला, वो भी ट्रेड और कॉमर्स के जरिए पनपा वहाँ पर। एजुकेशन एक्सपेंडेड एंड लिटरेसी इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, और जो आपकी उस शिक्षा बढ़ी और साक्षरता में काफ़ी सुधार आया। एंड लंदन डेवलप्ड द कल्चर एंड कॉमर्शियल सेंटर ऑफ इंग्लैंड, और जो लंदन था वो इंग्लैंड का सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र बना। Public theatres, libraries, schools, universities attracted large audiences and encouraged intellectual growth। Public theatres हो गए, libraries हो गई, schools हो गए, universities ने बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को आकर्षित किया और यहाँ पर intellectual development को बढ़ावा मिला। ओके, आपके एलिजाबेथन एज में people believe that human being could shape their own destiny
थ्रू इंटेलिजेंस, करेज एंड डिटर्मिनेशन। और लोगों का मानना था कि इंसान बुद्धि, साहस और पक्के इरादे से अपनी किस्मत को खुद बदल सकता था। यहाँ से उनकी ओपिनियन चेंज होने लगी। पहले लोग क्या थे, जो धर्म पर ही टिके रहते थे और जो बाइबल में जो जैसा लोगों ने बता दिया उसको उसी के अनुसार समझ जाते थे, उसी को अनुसार काम करते थे। लेकिन जब जागरूकता बढ़ी, अवेयरनेस आई, तो वहाँ पर इंसान की बुद्धि, साहस और पक्के इरादे से वो सोचने लगे कि उनकी किस्मत को अपनी बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक बिलीफ आया और सोशल स्टेबिलिटी को देखने को मिलती है। और यही जो आपका विश्वास है एलिजाबेथन लिटरेचर की खासियत में से एक बना कि यहाँ पर आपको एक बहुत इम्प्रूवमेंट लोगों की सोच में देखने को मिला। कहते हैं ना, लोगों की सोच बदलती है तो वहाँ समाज बदलता ही है। तो इसी को इम्प्रूवमेंट वहाँ पर एलिजाबेथनिज्म में होता हुआ यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से नजर आया। यही आपका रेनेसा स्टार्ट हो जाता है। रेनेसा क्या है? रिबर्थ, एक नया जन्म, पुनर्जन्म। तो यही चीज़ है, उस चीज़ को एक नया जन्म हुआ उस समय। पहले गॉड सेंटर थे, अब मैन, यहाँ पर ह्यूमनिज्म को एम्पावर दी गई, मैन को सेंटर बनाया गया। ओके, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ह्यूमनिज्म है, ये भी हमने बताया। रेनेसा फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। इस समय ह्यूमनिज्म जो है एलिजाबेथन युग के दौरान अपने पीक पर पहुंचा। कि मानवतावाद इस बात पर जोर देता है, क्या ह्यूमनिज्म जोर दे रहा है किस बात पर? द डिग्निटी ऑफ पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव की गरिमा और उसकी क्षमता को यहाँ पर जोर देता है कि इंसान के अंदर वो काबिलियत है कि वो अपनी किस्मत को बदल सकता है, अपनी सोच से सब कुछ कर सकता है। डिग्निटी ऑफ पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स, फ्रीडम ऑफ थॉट और सोचने की आज़ादी, रैशनल इंक्वायरी और तर्कसंगत जांच, क्लासिकल लर्निंग यहाँ पर मिली। और इंडिविजुअल अचीवमेंट्स देखने को मिले कि लोग अपने लिए भी सोचने लगे, करने लगे। ओके, सिर्फ धार्मिक जीवन पर ध्यान देने के बजाय जो आपके राइटर्स हैं उन्होंने लव, एम्बिशन, पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप, ब्यूटी, जस्टिस, ह्यूमन साइकोलॉजी की मुश्किलों को भी यहाँ पर खोजा। दिस ह्यूमन सेंटर आउटलुक ग्रेटली इन्फ्लुएंस शेक्सपियर, मार्लो, सिडनी एंड स्पेंसर। और इसी जो ह्यूमन सेंटर्ड आउटलुक था, जो नज़रिए ने शेक्सपियर, मार्लो, सिडनी और स्पेंसर को बहुत प्रभावित किया। ओके, फिर यहाँ पर आपके प्रोमिनेंट राइटर हैं, इन्होंने यहाँ पर लिखा है। शेक्सपियर तो आपके मेन हैं ही, एलिजाबेथन इसको ही शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। तो ये सब जो आपके प्रोमिनेंट राइटर है, जो इन लोगों को भी बहुत प्रभावित किया आपकी इस रेनेसा ने, जो मेकर रेनेसा को, बदलती सोच को अपने वर्क्स में उतार के सबके सामने दिखाया, लाया। तो ये चीज़ था वहाँ पर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। एलिजाबेथन इज कंसीडर्ड द रिचेस्ट लिटरेरी पीरियड इन, इतिहास का सबसे रिच लिटरेरी पीरियड माना जाता है। इंग्लिश हिस्ट्री बिकम्स ऑलमोस्ट एवरी लिटरेरी फॉर्म रीच्ड परफेक्शन। ओके, क्योंकि लगभग हर लिटरेरी फॉर्म जो है इस समय परफेक्शन तक पहुंच गया था, क्योंकि जो भी आपका यूज़ हुआ, ब्लैंक वर्स, सोनेट, सब चीज़ का भरपूर यूज़ करके लेखकों ने अपने लिटरेचर में उतारा और जो कि बहुत पॉपुलर रहा, उस समय परफेक्शन में अपने पहुंचा। ओके, इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देख लेते हैं। स्पिरिट ऑफ रेनेसा एंड ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ रेनेसा एंड ह्यूमनिज्म, रेनेसा और ह्यूमनिज्म की भावना, पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड, देशभक्ति और नेशनल प्राइड, ऑप्टिमिज्म एंड इंथ्यूसियाज्म फॉर लाइफ, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद हो गया, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, रिच इमेजिनेशन, ये सब चीज़ लिटरेरी आपका यूज़ होने लगी। रिच इमेजिनेशन की आप खुलकर लोग अपने वर्क्स में दिखाने लगे कि अपनी सोच पर डिपेंड होने लगे। रोमांटिक एडवेंचर दिखाया गया, लव ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, यहाँ पर थीम बहुत बदला। जो पहले केवल गॉड, केवल आपका धार्मिक रिलीजियस तक ही टिका हुआ था, वो अब खुलकर सामने आए। यहाँ पर लिटरेचर हर एक टॉपिक पर यहाँ पर उन्होंने लिखा, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया। लव एंड ब्यूटी हो गया, वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ग्रोथ ऑफ लिरिक पोइट्री, परफेक्शन ऑफ सोनेट, सोनेट का परफेक्शन, लिरिक पोइट्री का हो गया। हर चीज़ में हर एक वर्क, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पर म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, पावर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, सब चीज़ को यहाँ भरपूर मात्रा में राइटर्स ने यूज़ किया और सब चीज़ बहुत अच्छे से उभर के सामने आई इस पीरियड में। आपकी यूनिवर्सल थीम्स ऑफ लव, एम्बिशन, जेलसी, रिवेंज, जस्टिस एंड पावर। सोनेट का परफेक्शन, लिरिकल पोइट्री का ग्रोथ हुआ। सोनेट का परफेक्शन, भाषा की म्यूजिकल क्वालिटी, दमदार ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया। और यहाँ पर थीम जो है प्यार, एम्बिशन, जेलसी, रिवेंज, जस्टिस एंड पावर, ये सब यूनिवर्सल थीम्स का यहाँ पर यूज़ किया गया। खुलकर यहाँ पर राइटर्स ने यहाँ पर लिखा, उस पर थीम ये आपकी मेन रखी गई। यहाँ पर दमदार यूज़ हुआ। यहाँ पर जो आपके एलिजाबेथनिज्म में लिटरेरी परफेक्शन देखने को हमें बहुत अच्छे से मिला। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, ड्रामा का भी डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे से हुआ है।
तो ड्रामा बिकम द ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ एलिजाबेथन एज बिफोर दिस पीरियड इन इंग्लिश ड्रामा कंसिडर मेनली ऑफ मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, मॉरलिटी प्लेज। तो इस समय एलिजाबेथन एज में जो लिटरेचर में आपका ड्रामा एक बड़ी उपलब्धि था। इस समय पहले इंग्लिश ड्रामा में ज़्यादातर मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्ले और मॉरलिटी प्ले होते थे, लेकिन एलिजाबेथन एज में क्या हुआ, ड्रामा एक बेहतरीन कला के रूप में विकसित हुआ है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट थिएटर्स, जो परमानेंट थिएटर्स बन गए उस समय, सच एज द थिएटर 1576, द ग्लोब थिएटर 1599 इंपॉर्टेंट है। इनकरेज प्रोफेशनल एक्टिंग कंपनीज, रेगुलर थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज। और द थिएटर जो आपका 1576 और द ग्लोब थिएटर 1599 में जैसे परमानेंट थिएटर बनने से प्रोफेशनल एक्टिंग कंपनी और जो रेगुलर थिएटर परफॉर्मेंस को यहाँ पर फिर बढ़ावा मिला आपके एलिजाबेथन एज में। ओके, प्ले राइट्स एक्सपेरिमेंटेड विद ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, रोमांस एंड ट्रैगी कॉमेडी। नाटक लिखने जो आपके प्ले राइट्स हैं उन्होंने भी ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्लेज हो गए, रोमांस हो गया, ट्रैजेडी कॉमेडी हो गई, ये सब चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर हर एक फॉर्म आपका आया, हर उस पर आपके उसमें लिखा गया। इस समय द यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स गेव ड्रामेटिक डायलॉग ग्रेटर डिग्निटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और जो ब्लैंक वर्ड्स है वो आपका ब्लैंक वर्ड्स के यूज से ड्रामा वाले डायलॉग को ज़्यादा डिग्निटी मिली, फ्लेक्सिबिलिटी मिली एक तरीके से। आप एज अ रिजल्ट द एलिजाबेथन एज बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट इन वर्ल्ड लिटरेचर। ओके, इस तरह से एलिजाबेथन स्टेज जो था उस समय बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड के लिटरेचर में एलिजाबेथन स्टेज का एक अलग ही बेहतरीन उपलब्धियों में से एक नाम हुआ, बन गया उस समय। ओके, डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री, पोइट्री का क्या डेवलपमेंट हुआ, पोइट्री फ्लोरिस्ड अलोंग साइड ड्रामा, पोइट्री ड्रामा के साथ साथ फली फूली। सोनेट इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, लास्ट लेक्चर में अर्ली रेनेसां में बताया सर थॉमस यार्ड ने सोनेट की आपको इंट्रोड्यूस कराया। हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरिन रीच्ड परफेक्शन इन द हैंड्स ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड फिलिप सिडनी। और इन सब ने जो है सोनेट, जिसे पहले सर थॉमस यार्ड ने आपके हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरिन ने पेश किया था, विलियम शेक्सपियर और फिलिप सिडनी ने के हाथों पर ये परफेक्शन तक पहुँच गया जाकर। एलिजाबेथ की पोइट्री की जो आपकी मेन आपकी खासियत क्या है, उस दिन पोइट्री किस तरह कैसी होती थी, म्यूजिकल रिदम होता था, रिच इमेजरी होती थी, रोमांटिक लव, नेचर, हीरोइज्म पर लिखते थे, क्लासिकल माइथोलॉजी, ये सब चीज़ों का पोइट्री में भी यहाँ पर देखने को मिला। और पोइट्स ने स्किलफुली कंबाइन किया, अपने इमोशंस को भी अच्छे से आपके ने कला के साथ में मिलाया, यहाँ पर दिखाया। पोइट्री में भी हमें आपके अचीवमेंट्स देखने को मिला। ओके, सोनेट वगैरह खूब अच्छे लिखे आपके हैं, शेक्सपियर वगैरह के सोनेट वगैरह में। तो इस समय पोइट्री पर भी काफ़ी वर्क हुआ है, पोइट्री भी काफ़ी फली फूली इस समय। ओके, ये हो गया आपका पोइट्री के डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री। अब मेजर राइटर्स देख लेते हैं। ओके, मेजर राइटर्स आपके शेक्सपियर तो मेन प्रोमिनेंट राइटर ही हैं ही आपके 1564 टू 1616। विलियम शेक्सपियर रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर लिटरेचर के सबसे महान आपके ग्रेट ड्रामेटिस्ट कहे जाते हैं। 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स हैं उनके एंड सेवरल नैरेटिव पोएम्स हैं उनकी। ओके, उन्होंने 37 प्लेज 154 सोनेट्स लिखे हैं और कुछ नैरेटिव पोएम्स हैं उनकी। इस प्लेज जनरली क्लासिफाइड इनटू एक कैटेगरी में लिखे हैं, कॉमेडीज लिखी हैं, ट्रेजेडीज, हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं, रोमांसेस लिखे हैं। हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, उनकी जो 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज हैं वो लिखी है उन्होंने। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, आपके एलिजाबेथन एज की हैं। सब फेमस कॉमेडीज भी आई हैं उस समय, हर एक लिटरेरी फॉर्म में उन्होंने लिखा है। एज यू लाइक इट कॉमेडीज हो गई, 12 नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मिडसमर नाइट्स, ये सब चीज़ें उन्होंने उनकी फेमस कॉमेडीज हो गई। शेक्सपियर ग्रेटनेस लाइज इन हिज प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, यूनिवर्सल थीम्स, पोएटिक लैंग्वेज एंड अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर शेक्सपियर की जो ग्रेटनेस है वो दिखाई देती है, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग जो उनकी है ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन के नेचर को दिखाते हैं, यूनिवर्सल थीम रहती है उनकी, पोएटिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं एंड अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स जो हैं उनको एक शेक्सपियर को गहरी समझ को दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पोएट है क्रिस्टोफर मार्लो 1564 टू 1593। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्रेडिसेसर्स, एक ग्रेटेस्ट प्रेडिसेसर हैं आपके शेक्सपियर के। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, उनको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो को ही परफेक्टेड द यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स विच बेन जॉनसन लेटर कॉल्ड मार्लोज माइटी लाइन। ओके, इंपॉर्टेंट एक कोट पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। मार्लोज माइटी लाइन किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। ओके, तो उन्होंने इंग्लिश ट्रेजेडी के जनक कहा जाता है। उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल को बेहतर बनाया, तो बेन जॉनसन ने कहा मार्लो की माइटी लाइन
कहा है, इस तरह से करके। आपके बेन जॉनसन का कमेंट है, कमेंट क्रिस्टोफर मार्लो के लिए हिज मेजर प्लेज, उनके क्या कौन से हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स हो गया, टेम्बरलिन हो गया, एंड द ड्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, ये सब वर्क हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं। और हिज हीरोज़ आर एम्बिशियस इंडिविजुअल्स हु चैलेंज कन्वेंशनल लिमिट्स, मेकिंग हिम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ रेनेसां ड्रामा। मार्लो के हीरोज़ होते थे, वो बड़ी सोच वाले होते थे और आम सीमाओं को चुनौती देते थे, यहाँ पर कन्वेंशनल चैलेंज करते थे, मेकिंग हिम, जो कि बनाते हैं उनको वन ऑफ द पायनियर ऑफ रेनेसां ड्रामा। रेनेसां ड्रामा का वन ऑफ पायनियर उनको बनाता है। ओके, ये आपके हो गए क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट आपके हैं एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर भी आपके उसी समय के हैं, आपके 1552 टू 1599। तो एडमंड स्पेंसर इज नोन एज द पोएट्स पोएट। एडमंड स्पेंसर को कवियों का कवि, पोएट्स पोएट कहा जाता है। इज मास्टरपीस फेरी क्वीन, मास्टरपीस था फेरी क्वीन है, एंड इज एलिगोरिकल पोएम सेलिब्रेटिंग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाइल प्रेजेंटिंग मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज। क्वीन जो है एलिजाबेथ फर्स्ट का जश्न मनाने वाला एक एलिगोरिकल एपिक है, एंड जिसमें आपके नैतिक और राजनीतिक आदर्श यहाँ पर दिखाए हैं एडमंड स्पेंसर ने। तो रोड द शेफर्ड्स कैलेंडर विच रिवाइव्ड इंग्लिश पेस्टोरल पोइट्री, और उन्होंने द शेफर्ड्स कैलेंडर भी लिखा है जिसमें इंग्लिश देहाती कवियों को फिर से जिंदा किया है, उन्होंने स्पेंसर ने लिखा है। एंड हिज इमेजिनेशन, रिच इमेजिनेशन, जो उनकी गहरी कल्पना है, और म्यूजिकल लैंग्वेज हो गई, संगीत की भाषा हो गई, एंड मॉरल विजन हो गया, नैतिक नज़रिए जो हो गए, ने डीपली इन्फ्लुएंस्ड लेटर इंग्लिश पोएट्स ने, बाद में इंग्लिश कवियों को बहुत असर डाला, इन्फ्लुएंस किया है। ओके, तो ये आपके एडमंड स्पेंसर हो गए उस समय। नेक्स्ट हमारे पोएट है सर फिलिप सिडनी, 1554 टू 1586। सर फिलिप सिडनी वॉज एन आइडियल रेनेसां जेंटलमैन, सोल्जर, स्कॉलर, कोर्टियर एंड द पोइट। तो आपके फिलिप सिडनी जो है एक आदर्श रेनेसां जेंटलमैन थे, वो एक सोल्जर, स्कॉलर, कोर्टियर एंड पोइट थे। उनकी खास जो वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला सोनेट सीक्वेंस में है जो कि, एंड आर्केडिया भी उनका वर्क है। आर्केडिया हो गया, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, जिसे द डिफेंस ऑफ पोएसी भी कहा जाता है। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री में सिडनी ने आर्गू किया है, तर्क दिया है, कविता जो पोएम है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है लिटरेचर का, और क्योंकि वो रीडर्स को खुश करती है, सिखाती है और प्रेरित करती है, डिलाइट, खुशी देती है, टीचर्स सिखाती है, एंड इंस्पायर्स रीडर्स, और रीडर्स को इंस्पायर, प्रेरित भी करती है। ओके, तो ये आपके किस में कहा है, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री में उन्होंने ऐसा तर्क दिया है। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एलिजाबेथन एज हमने यहाँ तक देख लिया। अब जैकोबियन एज जो आगे आपका इसी का पार्ट है रेनेसां का ही, तो वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए फिर आज आप लोग एलिजाबेथन एज को रिवाइज कीजिएगा। ओके, तो ये था हमारा एलिजाबेथन एज। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स जरूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही बताते हैं कि आपको कैसी लग रही है क्लासेस, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास, और अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे का जैकोबियन एज को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।